व्हिस्पर्ड मेलोडीज एंड टेल्स प्रस्तुत करता है इश्क, इल्जाम और जहर। लेखक और कथावाचक देवव्रत मजुमदार। अध्याय 2, फैसले की दहलीज पर। सीटों के लिए हो रही भगदड़ थम गई। जूरी वापस लौट आई। कैदी अचानक फिर से कटघरे में प्रकट हुई, जैसे कोई जैक इन द बॉक्स बाहर निकल आए। जज ने अपनी सीट संभाल ली। गुलाबों से कुछ पंखुड़ियां झर गई थीं। बूढ़ी आवाज ने वहीं से अपनी दास्तान फिर शुरू की जहां से छोड़ी थी। जूरी के सदस्यों, मुझे नहीं लगता कि देवेंद्र नाथ दासगुप्ता की बीमारी का पूरा विवरण आपको याद दिलाने की कोई आवश्यकता है। 21 जून को नर्स बुलाई गई थी और उसी दिन डॉक्टरों ने 3 बार मरीज को देखा। उसकी हालत लगातार बिगड़ती गई। उसे लगातार उल्टी और दस्त हो रहे थे और वह न तो कोई खाना पचा पा रहा था और न ही दवा। अगले दिन 22 तारीख को वह और भी बुरी हालत में था। तेज दर्द में नाड़ी कमजोर होती जा रही थी और होंठों के आसपास की त्वचा सूखकर छिल रही थी। डॉक्टरों ने हर संभव देखभाल की पर कुछ भी नहीं कर पाए। उसके पिता को बुलाया गया और जब वे पहुंचे उन्होंने अपने बेटे को होश में तो पाया, लेकिन उठने में असमर्थ। फिर भी वह बोलने की स्थिति में था और अपने पिता और नर्स विलियम्स की मौजूदगी में उसने कहा, डैड, मैं जा रहा हूं और मुझे अच्छा लग रहा है कि यह सब खत्म हो रहा है। अब प्रमोदिनी मुझसे छुटकारा पालेगी। मुझे नहीं मालूम था कि वह मुझसे इतनी नफरत करती है। अब यह बहुत ही असाधारण बयान था और आपने सुना कि उस पर 2 बिल्कुल अलग अलग व्याख्याएं की गई हैं। यह आप पर निर्भर है कि आपकी राय में उसका आशय था। वह मुझसे छुटकारा पाने में सफल हो गई है। मुझे नहीं मालूम था कि वह मुझसे इतनी नफरत करती है कि मुझे जहर दे दे, या उसने यह कहा। जब मुझे यह एहसास हुआ कि वह मुझसे इतनी नफरत करती है, तब मैंने खुद ही जीने की इच्छा छोड़ दी, या शायद उसका कोई और मतलब ही न रहा हो। लोग जब बहुत बीमार होते हैं तो कभी कभी अजीब ख्याल उनके मन में आते हैं और वे प्रलाप करने लगते हैं। हो सकता है आप समझें कि ऐसे शब्दों को बहुत गंभीरता से लेना लाभकारी नहीं है, फिर भी वे शब्द गवाही का हिस्सा हैं और आपको उन्हें ध्यान में रखने का अधिकार है। रात भर उसकी हालत बिगड़ती गई और उसने होश खो दिया और सुबह 3 बजे बिना होश में आए उसकी मृत्यु हो गई। यह 23 जून को हुआ। अब तक किसी तरह का संदेह पैदा नहीं हुआ था। डॉक्टर ग्रेंजर और डॉक्टर वियर दोनों ने यह राय दी कि मृत्यु का कारण तीव्र गैस्ट्राइटिस था और उन्हें इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए दोष नहीं दिया जा सकता, क्योंकि यह बीमारी के लक्षणों और मरीज के पिछले इतिहास दोनों से मेल खाता था। सामान्य तरीके से मृत्यु प्रमाण पत्र दे दिया गया और 28 तारीख को अंतिम संस्कार हुआ। फिर कुछ ऐसा हुआ जो अक्सर ऐसे मामलों में होता है, किसी ने बात छेड़ दी। इस मामले में वह नर्स विलियम्स थी और आप शायद समझें कि यह किसी नर्स का बहुत अनुचित और असावधान व्यवहार था, पर जैसा निकला यह अच्छा ही हुआ कि उसने बात की। बेशक उसे समय पर डॉक्टर वियर या डॉक्टर ग्रेंजर को अपने शक बता देने चाहिए थे, पर उसने ऐसा नहीं किया और हम यह जानकर कम से कम संतोष पा सकते हैं कि डॉक्टरों की राय में, इवन अगर उसने ऐसा कर भी दिया होता और वे यह पता लगा भी लेते कि बीमारी आर्सेनिक से हुई है, तो भी वे उस दुर्भाग्यशाली आदमी की जान नहीं बचा सकते थे। खैर, हुआ यह कि जून के आखिरी सप्ताह में नर्स विलियम्स को डॉक्टर वियर के एक और मरीज की देखभाल के लिए भेजा गया, जो संयोग से उसी साहित्यिक मंडली से था जिसमें देवेंद्र नाथ दासगुप्ता और प्रमोदिनी गुहा आते थे। वहीं उसने देवेंद्र नाथ दासगुप्ता के बारे में बातें की और कहा कि उसकी बीमारी जहर जैसी लग रही थी और उसने यहां तक कह दिया कि शायद यह आर्सेनिक हो। खैर, आप जानते हैं कि ऐसी बातें कैसे फैलती हैं, एक से दूसरे तक, फिर चाय पार्टियों में, या जिन्हें अब कॉकटेल पार्टियां हम कहते हैं, वहां चर्चा होने लगती है और धीरे धीरे कहानी फैल जाती है। लोग नाम लेने लगते हैं और पक्ष लेने लगते हैं। मिस शालिनी और मिस इरावती तक यह बात पहुंची और फिर मिस्टर वॉन तक भी। अब मिस्टर वॉन देवेंद्र नाथ दासगुप्ता की मौत से बहुत दुखी और आश्चर्यचकित थे, खासकर क्योंकि वे उसके साथ वेल्स गए थे और जानते थे कि छुट्टियों के दौरान उसकी सेहत कितनी सुधरी थी। वे यह भी मानते थे कि प्रमोदिनी गुहा ने
प्रेम प्रसंग के मामले में बहुत बुरा व्यवहार किया। मिस्टर वॉन को लगा कि कुछ न कुछ कार्रवाई करनी चाहिए और वे मिस्टर नमन दासगुप्ता के पास गए और पूरी कहानी रखी। मिस्टर नमन दासगुप्ता एक वकील हैं और स्वाभाविक रूप से अफवाहों और शंकाओं के मामले में सतर्क रहते हैं, और उन्होंने मिस्टर वॉन को चेतावनी दी कि लोगों पर इल्जाम लगाना ठीक नहीं है क्योंकि मानहानि का मुकदमा हो सकता है। लेकिन साथ ही वे भी असहज थे कि उनके घर में मरे किसी रिश्तेदार के बारे में ऐसी बातें की जा रही हैं। उन्होंने यह विवेकपूर्ण रास्ता चुना कि डॉक्टर वियर से परामर्श लें और सुझाव दें कि अगर वे पूरी तरह आश्वस्त हैं कि यह बीमारी केवल गैस्ट्राइटिस थी और कुछ नहीं, तो नर्स विलियम्स को फटकारें और इस चर्चा पर रोक लगाएं। डॉक्टर वियर स्वाभाविक रूप से बहुत हैरान और दुखी हुए, परंतु जब बात उठी गई तो वे यह नकार नहीं सकते थे कि सिर्फ लक्षणों को देखते हुए ऐसी संभावना बहुत मामूली ही सही मौजूद थी, क्योंकि जैसा कि आपने चिकित्सकीय गवाही में सुना, आर्सेनिक जहर के लक्षण और तीव्र गैस्ट्राइटिस के लक्षणों में वास्तव में कोई भेद नहीं होता। जब यह बात मिस्टर वॉन तक पहुंची तो उनके शक और मजबूत हो गए और उन्होंने बूढ़े मिस्टर दासगुप्ता को एक जांच का सुझाव देते हुए लिखा। मिस्टर दासगुप्ता स्वाभाविक रूप से बहुत चौंक गए और तुरंत कहा कि मामले को उठाना चाहिए। वे प्रमोदिनी गुहा के साथ संबंध के बारे में जानते थे और उन्होंने गौर किया था कि वह न तो देवेंद्र नाथ दासगुप्ता की तबीयत पूछने आईं, न ही अंतिम संस्कार में पहुंची, और यह उन्हें निर्ममता लगी। अंततः पुलिस से संपर्क किया गया और शव उत्खनन का आदेश लिया गया। आपने सर अर्नब घोष और मिस्टर स्टीफन फॉर्डाइस द्वारा की गई जांच का नतीजा सुना है। तरीखों और आर्सेनिक के शरीर में व्यवहार पर बहुत चर्चा हुई, पर मुझे लगता है कि उन सूक्ष्म विवरणों पर हमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं। गवाही के मुख्य बिंदु ये हैं जिन्हें आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। विश्लेषकों ने शरीर के कुछ अंग लिए, जैसे पेट, आंतें, गुर्दे, यकृत वगैरह, और इनके कुछ हिस्सों का परीक्षण किया और पाया कि उनमें सब में आर्सेनिक मौजूद था। वे इन हिस्सों में पाए गए आर्सेनिक की मात्रा तौलने में सक्षम हुए और उससे पूरे शरीर में उपस्थित आर्सेनिक की मात्रा का अनुमान लगाया। फिर उन्हें उल्टी और दस्त के द्वारा तथा गुर्दों के जरिए शरीर से निकले हुए आर्सेनिक का भी हिसाब लगाना पड़ा, क्योंकि गुर्दे इस विशेष जहर को बाहर निकालने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने यह राय बनाई कि आर्सेनिक की बड़ी और घातक मात्रा शायद 4 या 5 ग्रेन मृत्यु से लगभग 3 दिन पहले ली गई थी। मुझे नहीं पता कि आप सबने इन तकनीकी दलीलों को पूरी तरह समझा या नहीं। मैं कोशिश करूंगा कि मुख्य बिंदु वैसे बताऊं जैसे मैंने उन्हें समझा। आर्सेनिक का स्वभाव है कि वह शरीर से बहुत तेजी से निकल जाता है, खासकर अगर उसे भोजन के साथ या भोजन के तुरंत बाद लिया जाए, क्योंकि आर्सेनिक आंतरिक अंगों की परत को उत्तेजित करता है और उत्सर्जन की प्रक्रिया को तेज कर देता है। अगर आर्सेनिक तरल रूप में लिया जाए तो उसका असर और भी जल्दी होता है, बजाय इसके कि उसे पाउडर के रूप में लिया जाए। जहां आर्सेनिक भोजन के साथ या भोजन के तुरंत बाद लिया गया हो, वहां लगभग सारा आर्सेनिक बीमारी शुरू होने के 24 घंटों के भीतर ही शरीर से बाहर निकल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि हालांकि शरीर में पाई गई वास्तविक मात्रा आपको और मुझे बहुत छोटी लग सकती है, लेकिन केवल यही तथ्य कि लगातार 3 दिन तक उल्टी और दस्त आदि होने के बाद भी शरीर में वह पाई गई, इस ओर संकेत करता है कि किसी समय बड़ी मात्रा ली गई होगी। अब इस बात पर बहुत चर्चा हुई कि लक्षण पहली बार कब प्रकट हुए। बचाव पक्ष यह सुझाव देता है कि देवेंद्र नाथ दासगुप्ता ने शायद खुद ही आर्सेनिक लिया हो, किसी समय जब वह प्रमोदिनी गुहा के फ्लैट से निकलकर गिलफर्ड स्ट्रीट में टैक्सी बुलाने तक पहुंचा था। और वे किताबें पेश करते हैं जो दिखाती हैं कि कई मामलों में आर्सेनिक लेने के बहुत थोड़े समय बाद ही लक्षण शुरू हो जाते हैं। 1/4 घंटे का समय मेरा ख्याल है सबसे कम बताया गया था जहां आर्सेनिक तरल रूप में लिया गया हो। अब कैदी का बयान, और हमारे पास और कोई नहीं है, यह है कि देवेंद्र नाथ दासगुप्ता उसे 10 बजे छोड़कर गया और 10:10 पर वह गिलफर्ड स्ट्रीट में था।
तब वह बीमार दिखाई दे रहा था। उस समय रात में वोबर्न स्क्वायर तक गाड़ी से पहुंचने में ज्यादा मिनट नहीं लगते और वहां तक पहुंचने तक वह पहले से ही तेज दर्द में था और मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था। अब गिलफर्ड स्ट्रीट डाउटी स्ट्रीट से बहुत पास है, शायद 3 मिनट की पैदल दूरी, और आपको अपने आप से पूछना होगा, अगर कैदी का बयान सही है तो उसने वे 10 मिनट कैसे बिताए? क्या उसने कोई सुनसान जगह ढूंढकर आर्सेनिक की खुराक ली जिसे वह इस स्थिति में अपने साथ लाया होगा, यह सोचकर कि कैदी के साथ मुलाकात प्रतिकूल हो सकती है? और मैं आपको याद दिला दूं कि बचाव पक्ष कोई सबूत नहीं ला पाया है जिससे साबित हो कि देवेंद्र नाथ दासगुप्ता ने कभी आर्सेनिक खरीदा था या उसके पास आर्सेनिक तक पहुंच थी। इसका यह मतलब नहीं कि वह इसे प्राप्त नहीं कर सकता था। प्रमोदिनी गुहा द्वारा की गई खरीदारियां दिखाती हैं कि जहर की बिक्री पर कानून हमेशा उतना प्रभावी नहीं होता जितना होना चाहिए, पर तथ्य यह है कि बचाव पक्ष यह नहीं दिखा पाया कि मृतक के पास कभी आर्सेनिक था। और जब हम इस विषय पर हैं तो मैं यह भी बताना चाहूंगा कि अजीब तरह से विश्लेषकों को उस चारकोल या इंडिगो के कोई निशान नहीं मिले जिसके साथ व्यापारिक आर्सेनिक मिलाया जाता है, चाहे उसे कैदी ने खरीदा हो या मृतक ने खुद। आप उम्मीद करेंगे कि रंगीन पदार्थ के कुछ निशान मिलेंगे, लेकिन आप यह भी सोच सकते हैं कि उल्टी और दस्त की वजह से शरीर से ऐसे सारे निशान निकल गए होंगे। आत्महत्या के सुझाव के बारे में आपको अपने आप से उन 10 मिनटों के बारे में पूछना होगा, क्या देवेंद्र नाथ दासगुप्ता आर्सेनिक की खुराक ले रहा था, या क्या, जैसा कि भी संभव है, वह अस्वस्थ महसूस कर रहा था और कहीं बैठकर आराम कर रहा था, या शायद वह बस बिना किसी लक्ष्य के यूं ही घूम रहा था, जैसा हम कभी कभी करते हैं जब हम परेशान और दुखी होते हैं। या फिर आप यह भी सोच सकते हैं कि कैदी समय के बारे में गलतफहमी में था या सच नहीं बोल रहा था कि देवेंद्र नाथ दासगुप्ता ने फ्लैट कब छोड़ा। आपके पास अभियुक्ता का यह कथन भी है कि देवेंद्र नाथ दासगुप्ता ने उसे छोड़ने से पहले यह उल्लेख किया था कि वह अस्वस्थ महसूस कर रहा है। यदि आप सोचते हैं कि इसका आर्सेनिक से कुछ लेना देना है, तो निश्चय ही यह उस सुझाव को अस्वीकार कर देता है कि उसने फ्लैट छोड़ने के बाद जहर लिया। फिर जब कोई इसे ध्यान से देखता है तो पाता है कि लक्षणों की शुरुआत का यह प्रश्न बहुत अस्पष्ट छोड़ दिया गया है। विभिन्न डॉक्टर यहां आए और आपको अपने स्वयं के अनुभव और चिकित्सा प्राधिकरणों द्वारा पुस्तकों में उद्धृत मामलों के बारे में बताया, और आपने ध्यान दिया होगा कि लक्षण कब प्रकट हो सकते हैं इस पर बिल्कुल भी निश्चितता नहीं है। कभी यह 15 मिनट या आधा घंटा होता है, कभी 2 घंटे, कभी 5 या 6 तक, और मेरा विश्वास है एक मामले में जहर लेने के 7 घंटे बाद तक भी। यहां अटॉर्नी जनरल सम्मानपूर्वक उठे और कहा, उस मामले में मिलॉर्ड, मेरा मानना है कि मैं सही कह रहा हूं कि जहर खाली पेट लिया गया था। धन्यवाद, मुझे इस स्मरण के लिए आपका बहुत आभारी हूं। वह एक मामला था जिसमें जहर खाली पेट लिया गया था। मैं इन मामलों का उल्लेख केवल यह दिखाने के लिए करता हूं कि हम एक बहुत ही अनिश्चित घटना से निपट रहे हैं, और यही कारण है कि मैंने आपको उन सभी अवसरों की याद दिलाई जब देवेंद्र नाथ दासगुप्ता ने दिन के दौरान भोजन किया 20 जून को, क्योंकि हमेशा यह संभावना रहती है कि आपको उन्हें विचार में लेना पड़ सकता है। एक दानव, लेकिन न्यायप्रिय दानव, लॉर्ड भैरवनाथ मुखर्जी बुदबुदाए, मैंने जानबूझकर अब तक उस दूसरे बिंदु पर विचार नहीं किया है जो विश्लेषण से उत्पन्न हुआ, और वह है बालों में आर्सेनिक की उपस्थिति। मृतक के घुंघराले बाल थे जिन्हें वह काफी लंबे रखता था। सामने का हिस्सा जब सीधा किया गया तो कुछ जगहों पर लगभग 6 या 7 इंच मापा गया। अब इन बालों में आर्सेनिक पाया गया, उस सिरे पर जो सिर के सबसे पास था। यह सबसे लंबे बालों की नोक तक नहीं फैला, लेकिन यह जड़ों के पास पाया गया, और सर अर्नब घोष कहते हैं कि मात्रा इतनी अधिक थी कि इसे किसी प्राकृतिक तरीके से नहीं समझाया जा सकता था। कभी कभी पूरी तरह सामान्य लोगों के बालों और त्वचा आदि में आर्सेनिक के सूक्ष्म अंश पाए जाते हैं, लेकिन यहां जितना पाया गया उतना नहीं। यही सर अर्नब घोष की राय है। अब आपको बताया गया है
और सभी चिकित्सा गवाह इस पर सहमत हैं कि यदि कोई व्यक्ति आर्सेनिक लेता है तो इसका एक निश्चित हिस्सा त्वचा, नाखून और बालों में जमा हो जाएगा। यह बाल की जड़ में जमा होगा और जैसे जैसे बाल बढ़ेंगे, आर्सेनिक भी बालों की वृद्धि के साथ साथ बाहर की ओर बढ़ता जाएगा, ताकि आप आर्सेनिक की स्थिति देखकर मोटे तौर पर यह अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रशासन कितने समय से चल रहा है। इस पर काफी चर्चा हुई, लेकिन मुझे लगता है कि यह आम सहमति थी कि यदि आपने आर्सेनिक की एक खुराक ली तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि लगभग 10 हफ्तों बाद बालों में खोपड़ी के पास इसके निशान मिलेंगे। बाल साल में लगभग 6 इंच बढ़ते हैं और आर्सेनिक भी इसके साथ बढ़ता जाएगा जब तक कि वह आखिर तक न पहुंच जाए और काट न दिया जाए। मुझे यकीन है कि झूरी में शामिल महिलाएं इसे अच्छी तरह समझेंगी, क्योंकि मेरा विश्वास है कि यही बात तथाकथित परमानेंट वेव के मामले में होती है। लहर बाल के एक निश्चित हिस्से में बनाई जाती है और कुछ समय बाद वह बाहर निकल जाती है और खोपड़ी के पास का बाल सीधा होकर ऊपर आता है और फिर से वेव करना पड़ता है। आप वेव की स्थिति से बता सकते हैं कि वेविंग कितने समय पहले की गई थी। उसी तरह यदि किसी नाखून में चोट लगती है तो उसका धब्बा धीरे धीरे नाखून में ऊपर की ओर बढ़ता है जब तक कि वह उस बिंदु तक न पहुंच जाए जहां आप उसे कैंची से काट सकते हैं। अब यह कहा गया है कि देवेंद्र नाथ दासगुप्ता के बालों की जड़ों में और उसके आसपास आर्सेनिक की उपस्थिति यह संकेत देती है कि उसने अपनी मृत्यु से कम 3 महीने पहले आर्सेनिक लिया होगा। आप यह विचार करेंगे कि अभियुक्ता द्वारा अप्रैल और मई में आर्सेनिक की गई खरीदारियों और मृतक की मार्च, अप्रैल और मई में बीमारियों के हमलों के मद्देनजर इसका क्या महत्व है। अभियुक्ता के साथ झगड़ा फरवरी में हुआ, वह मार्च में बीमार पड़ा और जून में मर गया। झगड़े और मृत्यु के बीच 5 महीने हैं और पहली बीमारी और मृत्यु के बीच 4 महीने, और आप सोच सकते हैं कि इन तिथियों में कुछ महत्व है। अब हम पुलिस द्वारा की गई जांच पर आते हैं। जब संदेह पैदा हुआ तो जासूसों ने प्रमोदिनी गुहा की गतिविधियों की जांच की और बाद में उससे बयान लेने के लिए उसके फ्लैट में गए। जब उन्होंने उसे बताया कि देवेंद्र नाथ दासगुप्ता आर्सेनिक विषाक्तता से मर गया तो वह बहुत हैरान हुई और कहा, आर्सेनिक? कितनी असाधारण बात है। और फिर वह हंसी और कहा, क्यों? मैं तो आर्सेनिक विषाक्तता पर ही एक किताब लिख रही हूं। उन्होंने उससे आर्सेनिक और अन्य विषयों की खरीदारियों के बारे में पूछा जो उसने की थीं, और उसने उन्हें अदालत में बहुत सहजता से स्वीकार किया। उन्होंने पूछा कि उसने इन जहरों का क्या किया, और उसने उत्तर दिया कि उसने उन्हें जला दिया क्योंकि वे आसपास रखने के लिए खतरनाक चीजें थीं। फ्लैट की तलाशी ली गई, लेकिन कोई भी जहर नहीं मिला, सिवाय ऐसी चीजों के जैसे एस्पिरिन और उस प्रकार की कुछ साधारण दवाइयां। उसने पूरी तरह से यह अस्वीकार किया कि उसने देवेंद्र नाथ दासगुप्ता को आर्सेनिक या किसी प्रकार का जहर दिया। उससे पूछा गया कि क्या आर्सेनिक गलती से कॉफी में जा सकता था, और उसने उत्तर दिया कि यह बिल्कुल असंभव था, क्योंकि उसने मई के अंत से पहले ही सभी झरों को नष्ट कर दिया था। यहां सर माधव मजूमदार ने बीच में हस्तक्षेप किया और विनम्रतापूर्वक सुझाव दिया कि माननीय न्यायाधीश को झूरी को श्री चालुनर द्वारा दिए गए सबूत की याद दिलानी चाहिए। निश्चित रूप से सर माधव मजूमदार, मैं आपका आभारी हूं। आपको याद है कि श्री चालुनर प्रमोदिनी गुहा के साहित्यिक एजेंट हैं। वह यहां यह बताने आए कि उन्होंने पिछले दिसंबर में ही उसके साथ उसकी आगामी पुस्तक के विषय पर चर्चा की थी, और उसने तब उन्हें बताया था कि यह विषयों के बारे में होगी और बहुत संभव है कि यह आर्सेनिक के बारे में हो। तो आप सोच सकते हैं कि यह अभियुक्ता के पक्ष में एक बिंदु है कि आर्सेनिक की खरीद और प्रशासन का अध्ययन करने का यह इरादा उसके दिमाग में देवेंद्र नाथ दासगुप्ता से झगड़े से कुछ समय पहले ही था। उसने निस्संदेह इस विषय पर काफी विचार किया, क्योंकि उसकी अलमारियों पर फोरेंसिक मेडिसिन और टॉक्सिकोलॉजी से संबंधित कई किताबें थीं, और साथ ही कई प्रसिद्ध जहर मामलों की रिपोर्टें भी थीं, जिनमें मैडलीन स्मिथ केस, सेडन केस और आर्मस्ट्रॉन्ग केस शामिल थे। ये सभी आर्सेनिक विषाक्तता के मामले थे। तो
मुझे लगता है कि यही मामला है जैसा आपको प्रस्तुत किया गया है। इस महिला पर अपने पूर्व प्रेमी की आर्सेनिक से हत्या करने का आरोप है। उसने निस्संदेह आर्सेनिक लिया था और यदि आप संतुष्ट हैं कि उसने उसे चोट पहुंचाने या मारने के इरादे से दिया और वह उससे मर गया, तो यह आपका कर्तव्य है कि आप उसे हत्या का दोषी ठहराएं। सर माधव मजूमदार ने अपने सक्षम और प्रभावशाली भाषण में आपको यह बताया है कि उसके पास ऐसे हत्या के लिए बहुत कम उद्देश्य था, लेकिन मुझे आपको बताना है कि हत्याएं अक्सर बहुत ही अपर्याप्त उद्देश्यों के लिए की जाती हैं। यदि वास्तव में किसी भी उद्देश्य को ऐसे अपराध के लिए पर्याप्त कहा जा सकता है, विशेष रूप से जहां पति और पत्नी होते हैं या पति पत्नी की तरह साथ रहते हैं, वहां अक्सर भावुक भावनाएं होती हैं जो असंतुलित दिमाग और अपर्याप्त नैतिक मानकों वाले व्यक्तियों में हिंसक अपराधों की ओर ले जा सकती हैं। अभियुक्ता के पास साधन थे, आर्सेनिक, उसके पास विशेषज्ञ ज्ञान था और उसके पास इसे देने का अवसर था। बचाव पक्ष कहता है कि यह पर्याप्त नहीं है। वे कहते हैं कि क्राउन को और आगे बढ़कर यह साबित करना होगा कि जहर किसी अन्य तरीके से नहीं लिया गया, गलती से या आत्महत्या के इरादे से। यह आपके लिए निर्णय करने का विषय है। यदि आपको लगता है कि कोई भी उचित संदेह है कि अभियुक्ता ने यह जहर देवेंद्र नाथ दासगुप्ता को जानबूझकर दिया, तो आपको उसे हत्या का दोषी नहीं ठहराना चाहिए। यदि उसने नहीं दिया, तो यह कैसे दिया गया, यह तय करने के लिए आप बाध्य नहीं हैं। मामले की परिस्थितियों पर समग्र रूप से विचार करें और बताइए कि आप किस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। नमस्ते प्यारे दोस्तों, स्वागत है विस्पर्ड मेलोडीज एंड टेल्स में, जहां संगीत और कहानियां एक नई जिंदगी पाती हैं। अगर आपको दिल को छू लेने वाले गीत और मनमोहक कहानियां पसंद हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को टैप करें ताकि हर नया गाना और कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाना ना भूलें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है और हमें और बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद। इसी तरह हमारे साथ बने रहें, सपने देखें, सुरों में खो जाएं और कहानियों की दुनिया में डूब जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।